Students, welcome back to Learning Mantras. I hope you all are fine. So, in today's lecture, we will continue Principles of Management Part 2 Business Studies, Class 12th, as per the latest CBSE syllabus. In Part 1, we already covered the concept of Principles of Management. In that, we will cover what is principles and what are managements. Okay, and their characteristics, their importance and etc things. एंड अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ आप उसे भी देख लीजिए। और अगर आपको फ्री नोट्स एंड पीडीएफ चाहिए एंड क्विजेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड ऑल्सो लर्निंग मंत्रास ने गिव अवे लॉन्च किया है आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। सो इस गिव अवे में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देती हूँ। आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, उस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कॉमेंट्स करना होगा एंड लर्निंग मंत्रास आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड करेगा पर्सनली आपके पर्सनल अकाउंट में। ओके, सो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। एंड आप फ्री पीडीएफ्स को और हैंड रिटन नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आप विनर बनते हैं गिव अवे में। सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग पहले लेक्चर में कॉन्सेप्ट एंड नेचर कवर कर चुके हैं और आज हमें पढ़ने हैं फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्योल्स का पूरा नाम है हेनरी फ्योल। ठीक है, सो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ ये पिक्चर देख सकते हैं। ये पिक्चर मैंने इसलिए यहाँ पे पेस्ट की है ताकि आप लोग देख लें, उनकी फेस को भी देख लें, इतने महान शख्स को जिन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। क्यों? ताकि हम अपनी मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली पूरा कर सकें। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने दिए, उसको पढ़ने से पहले हम इतने ज़्यादा फेमस, इतने ज़्यादा महान इंसान के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए ना हमें, कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनके कंट्रीब्यूशन क्या है। सो हम पहले उनको थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। कई बार ये एग्ज़ाम में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ लिया जाता है, नहीं तो आपको इतनी नॉलेज तो आपके फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स के बारे में होनी चाहिए। अब ये फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट किसे बोला गया है? सो ये बोला गया है हेनरी फ्योल को। अब यहाँ पे भी ये है कि हर बुक्स में उनको अलग अलग फादर के नाम दिए हुए हैं। सो आप कंफ्यूज ना हो, आप जो भी बुक्स यूज़ करते हैं, आपके स्कूल में जो भी बुक्स यूज़ होती हैं उसमें जो नाम दिया गया हो आप उसे भी लर्न कर सकते हैं और इस नाम को भी लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये नाम भी गलत नहीं है। सो बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ फ्योल। बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ फ्योल। तो फर्स्टली जो हेनरी फ्योल है वो बॉर्न इन फ्रांस इन 1841 में। ओके, एंड ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860। यानी कि इनका बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं था, इनका बैकग्राउंड साइंस से था और इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री ली थी इन 1860 में। वर्किंग एज इंजीनियर इन अ कोल माइनिंग कंपनी। तो इन्होंने जिस चीज़ में डिग्री ली थी, इनका लक ने इनको साथ दिया और इन्हें उसी फील्ड में क्या हुआ, काम मिल गया। ये इंजीनियर के तौर पर काम करने लगे एक कोल माइनिंग कंपनी में। In 1888 he was promoted as the managing director of the company। अब 1888 में क्या होता है कि इन्हें प्रमोट कर दिया जाता है, इन्हें डायरेक्टर बना दिया जाता है फॉर द कंपनी टू मैनेज ऑल द थिंग्स के लिए। अब जब ये मैनेजर बनते हैं 1888 में, उस टाइम पे जो कंपनी होती है वो क्या सिचुएशन में होती है, इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन। इंसॉल्वेंसी मीन्स यानी कि जिसका दिवालिया निकल गया हो, यानी कि उसके ऊपर कर्ज का बोझ ज़्यादा हो गया हो और वो कर्ज को ना रीपे कर पा रही हो और उसको ऑलरेडी कंपनी में लॉस हो रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट सिचुएशन कहते हैं। जब हमारे पास जो सेकेंड पार्टी है वो जो उसने लोन बोरो किया होता है उसे रीपे नहीं कर पाती है और उसकी कंपनी में लॉस हो रहा होता है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो कंपनी क्या है, इंसॉल्वेंट है। तो जब इन्हें डायरेक्टर बनाया गया तब कंपनी के हालात बहुत ख़राब थे, उनमें लॉस था, इंसॉल्वेंट थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अब ये नहीं किया कि भाग नहीं गए, इन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। इन्होंने वो चीज़ें देखी जो कि एक कंपनी में क्या थी, जिन चीज़ों की कमी थी, उन चीज़ों को नोटिस किया। कैसे किया? ही एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड अप्लाइड हिज मैनेजरियल टेक्निक टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड ही सक्सीड। तो अब क्या हुआ, इन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, फिर देखा कि कहाँ कहाँ जो कंपनी है वो क्या है, लैक कर रही है,
कहाँ कहाँ कमी हो रही है, क्या वो नहीं समझ पा रहे, उन्होंने उन चीज़ों को समझा और उन्होंने अपने माइंड का यूज़ किया, अपने मैनेजर स्किल जो भी उनके पास नॉलेज उन्होंने कमाई थी उस कंपनी में, वो सारी चीज़ों का यूज़ करके उस सिचुएशन जो कंपनी की इंसॉल्वेंट सिचुएशन थी उससे उसको बाहर निकाला, यानी कंपनी को प्रॉफिट होना शुरू हो गया एंड ऑल्सो कंपनी के पास इनकम जनरेट होने लग गई, जिससे कि उसने जो लोन लिया था उसको क्या किया, रीपे कर लिया। व्हेन ही रिटायर्ड आफ्टर 30 ईयर्स द कंपनी वाज अ लीडिंग कोल स्टील कंपनी विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो जब 30 साल बाद ये रिटायर हुए यानी कि 1888 में, तो इन्हें डायरेक्टर बना दिया गया। उसके बाद 30 साल उन्होंने उस कंपनी को दिए, काम किया और उस 30 साल के बाद जब वो वहाँ से रिटायर हुए तो वो कंपनी क्या थी, एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो था कंपनी का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। यानी कि जब वो डायरेक्टर बने थे, सोचिए तब कंपनी के हालात इतने ख़राब थे कि उसका क्या था, इंसॉल्वेंट कहला दी गई थी। लेकिन इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपनी टेक्निक्स का यूज़ किया, जो अभी हम 14 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने टेक्निक यूज़ करी। उस टेक्निक के यूज़ करने के बाद इन्होंने क्या हुआ, वो कंपनी जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में लैक कर रही थी, यानी कि अपने फाइनेंशियल स्टेटस में वो जब लैक कर रही थी, वो आफ्टर 30 ईयर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो गई थी और वो मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम कमा चुकी थी। क्योंकि मार्केट में उसी का नाम बड़ा होता है जिसका बैकग्राउंड जो फाइनेंशियल हो वो स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि कंपनी में आए दिन चेंजेस होते रहेंगे, चेंजेस बंद नहीं होंगे और उन चेंजेस को आपको अगर मीटअप करना है और कॉम्पिटिटर से पहले करना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और उन दोनों चीज़ों के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, तभी कहते हैं ना बिजनेस एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि चाहे कंपनी चलाना हो या कुछ भी छोटा बिजनेस हो, उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 3-4 साल उसको देने पड़ेंगे फॉर अ स्मॉल बिजनेस एंड अगर आप लार्ज बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 5 से 10 साल देने पड़ेंगे और उसके बाद आपको उसका प्रॉफिट मिलना शुरू होता है। तो ये है, ठीक है, इनका ये बैकग्राउंड थी, इनकी हिस्ट्री थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन्होंने कैसे ये डिज़ाइन किए होंगे 14 प्रिंसिपल्स को। अब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, तो सबसे पहले तो ये फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स बोले जाते हैं। ठीक है, ये फादर है और इनको ऐसा क्यों कहा गया, तो इसका यही कारण है कि ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल। देखिए, टेक्निकल स्किल्स वो स्किल होती है जो वर्क को मैनेज करती है और मैनेजरियल स्किल वो स्किल होती है जो लोगों को मैनेज करती है। तो ये वास्ट डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, तो कुछ मैनेजर्स इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे और उनकी कंपनी में इसलिए क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो हेनरी फ्योल ने उनकी मदद की और इन दोनों का ही क्या किया, डिफरेंस बताया लोगों को कि टेक्निकल स्किल और मैनेजरियल स्किल में क्या डिफरेंस होता है। सेकेंड है कि इन्होंने जो हमें मैनेजमेंट के जो हम 5 स्टेप, जो एक चैप्टर है हमारे आगे इस बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस में, उसके बारे में हम लोगों को बताया कि अगर आपको एक अच्छी मैनेजमेंट करनी है तो ये 5 स्टेप आपको बिना किसी रुकावट के क्या करने हैं, कंटिन्यूसली फॉलो अप करने हैं। जो कि क्या थे, POSDC, यानी कि P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। जो थर्ड है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि इन्होंने डेवलप किए थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, जो कि एक मैनेजर के लिए गाइडलाइन के तौर पर काम करते हैं। कि अगर समझ लीजिए मैनेजर को समझ नहीं आ रहा कि वो डिसीजन कैसे ले, तो वो इन प्रिंसिपल्स को पढ़ लेते हैं और उसे समझ आ जाता है कि उसे डिसीजन कैसे लेना है। और ये हम पहले ही लेक्चर में बात कर चुके हैं कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ये केवल एक रास्ता दिखाते हैं, ये गाइड करते हैं, ये एक्चुअल सोल्यूशन किसी भी चीज़ का नहीं होता है। इसके बेसिस पे आप सोल्यूशन ले सकते हो, लेकिन अगर आप इसी को सोल्यूशन मान लोगे तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसका कारण मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में, तो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, वहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। सो आई होप आपको यहाँ तक सब डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे एंड अगर भी अभी भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करा करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ वीडियो में प्रॉब्लम लगे, कुछ मेरे बोलने में प्रॉब्लम लगे, वैसे कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए एंड ऑल्सो वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। एंड लाइक भी ज़रूर किया करिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अब इनके प्रिंसिपल्स को, जिसमें से सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास है, ठीक है, डिवीज़न ऑफ वर्क का। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं वे फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये इस पूरे ही चार्ट में क्या है, 14 प्रिंसिपल क्या है फ्योल के दिए हुए हैं, जिसमें से डिवीज़न ऑफ वर्क, स्केलर चेन, डिसिप्लिन, ऑर्डर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इक्विटी, यूनिटी ऑफ कमांड, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, स्पिरिट द क्रॉप्स, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इनिशिएटिव
इनिशिएटिव और स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो ये टोटल 14 के और ये 14 के 14 इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो बच्चा ये डाउट आपके मन में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि इसे क्या आपको सीक्वेंस वाइज लर्न करना है, तो नहीं, इसको सीक्वेंस वाइज लर्न करना कंपलसरी नहीं होता। एग्जाम में भी कभी भी ऐसे सीक्वेंस वाइज पूछा ही नहीं जाएगा, आपको पर्टिकुलर एक प्रिंसिपल के बेस पे केस स्टडी दी जाएगी और उसमें आपसे उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कभी भी सीक्वेंस वाइज तो कभी भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसे 14 याद रखिए, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको सीक्वेंस में ही याद रखना है। सो अब हमारे पास आ चुका है पहला जो हमारे पास प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का। तो पहला प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क का। ओके, सो डिवीज़न ऑफ वर्क, नाम से समझ आ रहा है काम को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। वर्क मीन्स क्या है, काम, एंड डिवीज़न मीन्स क्या है, बांट देना, यानी कि काम को बांट देना। इसको अगर हम एक एग्जांपल, एक जनरल एग्जांपल में लेना चाहें तो हम एक बैंक का एग्जांपल ले सकते हैं। आप बैंक जाइए, आप कभी मम्मी पापा के साथ चले जाएगा, क्योंकि ये नॉलेज का ही क्या करता है, आपकी नॉलेज में क्या होगी, गेन होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आप बैंक गए, ठीक है, बैंक में बहुत सारे काम होते हैं, आपको चेक इशू कराना है, पासबुक इशू करानी है, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, फॉर्म का अलग सेक्शन होगा, बैंक अकाउंट अगर आपको न्यू ओपन कराना है उसका अलग सेक्शन होगा। तो बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें होती है, अगर वो केवल एक इंसान को कहा जाए कि अरे तुम्हें ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो क्या वो कर लेगा, नहीं कर लेगा। क्यों, क्योंकि उसकी एक्सपर्टाइज हो सकता है केवल सिर्फ चेक इशू करने में हो या कैश विड्रॉ करने में हो, लेकिन हमने तो उसको सारा काम दे दिया, तो क्या वो सारा काम कर लेगा अच्छे से, नहीं कर लेगा। तो यहाँ पे यही प्रिंसिपल बोलता है, हेनरी फ्योल आ जाते हैं यहाँ पर और कहते हैं कि पहला प्रिंसिपल यहाँ पे लगाओ, अगर तुम्हें अपने बैंक को अच्छा क्या करना है, अच्छा ऑर्गेनाइज कराना है और वेल डिफाइंड करवाना है, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड अगर कराना है तो तुम डिवीज़न ऑफ वर्क को लगाओ। तो अब डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट्स। तो इस प्रिंसिपल के अगर अकॉर्डिंगली हम समझे तो कहा जा रहा है कि हमें पूरे ही काम को क्या करना है, टुकड़ों में, छोटे छोटे टास्क में, तो छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देना है। एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, वन टास्क और वन यूनिट वर्क शुड बी असाइन टू वन पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हमें जितना भी काम है, देखिए बैंक में इतने सारे काम होते हैं, अगर वो सारा ही काम अगर हम एक इंसान को दे देंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना है, वो सारे ही कामों को अलग अलग लोगों में, छोटे छोटे टास्क में, छोटे छोटे यूनिट में क्या करना है, बांट देना है, ना कि केवल एक इंसान पर ही उसका बोझ डालना है। वो हर एक जो यूनिट और एक टास्क जो डिवाइड हुआ है, वो हर एक इंसान को क्या करना है, दे देना है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, कि वो जो इंसान जिस चीज़ में माहिर हो उसे वही काम देना है। यानी कि मान लीजिए कोई इंसान पासबुक इशू करने में बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेता है काम, और अगर हम उसे कैश विड्रॉल के सेक्शन में बिठा रहे हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी होने वाली है कि हम जानते हुए भी ऐसा कर रहे हैं। और अगर कोई कैश विड्रॉ अच्छा करता है, उसे पासबुक में डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमारी बेवकूफ़ी, ये मैनेजर की बेवकूफ़ी कि वो जानते हुए भी ये मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो जो जिसमें माहिर हो, जो जिसमें ज़्यादा कैपेबल हो एंड ऑल्सो कंफर्टेबल हो जो काम करने में, उसे वही काम देना चाहिए। यही कहता है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आप पॉजिटिव इफेक्ट देखिए, एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन, यानी कि अगर हम इसे नहीं करेंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है। अगर करेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, और नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो अगर करेंगे तो क्या होगा, स्पेशलाइजेशन मिलेगा, यानी कि हम इंसान को अगर वही काम दें जो उसको करना भी पसंद हो और जिसमें वो एक्सपर्ट हो, तो ऑलरेडी हम उस काम में क्या करेंगे, उस काम को अच्छे से बेहतरीन तरीके से पूरा कर लेंगे, बिना किसी झंझट के, बिना किसी रुकावट के। तो ये तो स्पेशलाइजेशन हो गया। लेकिन अगर हम ये बात ना माने डिवीज़न ऑफ वर्क की, तो हम इसमें कोई भी स्पेशलाइजेशन गेन काम में नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है इम्प्रूव इफ़िशियंसी। अब इफ़िशियंसी तो बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि डिवीज़न ऑफ वर्क हो गया, हर इंसान को पता है कि उसे क्या काम करना है, कैसे करना है। तो क्या होगा, इसमें हर कोई अपना काम अच्छे से पूरा कर लेगा, तो ये टाइमली भी काम पूरा हो जाएगा, और ऑल्सो कोई भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्स या कॉस्ट की नहीं होने वाली है। लेकिन अगर हम ऐसा ना करें, हम डिवीज़न ऑफ वर्क ना करें, हम एक ही पर सारा लोड दे दें, तो हम इसी चीज़ में लैक ऑफ इफ़िशियंसी ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हम ना तो काम को टाइमली पूरा कर पाएंगे और वेस्टेज भी होगी ही होगी। थर्ड है हमारे पास नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डुप्लीकेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हर इंसान को पता है कि उसे क्या करना है। तो अब मान लीजिए अगर किसी इंसान को ना पता हो, एक इंसान को नहीं पता कि उसे क्या करना है, तो हो सकता है वो एक काम को 2 बार कर दे, जिससे क्या होगा, टाइम और रिसोर्स दोनों की बर्बादी। लेकिन जब काम हम डिवाइड कर देंगे, एक एक टास्क हर किसी को पता होगा कि उसे सिर्फ वही काम करना है, तो इससे कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा, यानी कि फिर हॉच पॉच हो जाएगा और इसमें डिस्प्यूट्स वगैरह भी क्रिएट हो जाएंगे। या आप इमेज में भी देख सकते हैं कि कैसे एक डिवीज़न ऑफ वर्क से हर कोई अपना काम कर रहा है। सो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
देन है हमारे पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाम से समझ आ रहा है अथॉरिटी यानी कि पावर टू टेक डिसीजन, आपके पास पावर है कि आप कोई फैसला ले सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो भी आपके सुपीरियर ने आपको काम दिया है उसे आप करिए और उसका जवाब का जिम्मेदार भी आप ही को माना जाएगा। तो ये होती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम, यानी कि जो भी आपको काम मिला उसे समय पर पूरा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। अगर मान लीजिए किसी के पास अथॉरिटी ज़्यादा हो जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाए, यानी कि कोई इंसान है उसको आपने ज़्यादा अथॉरिटी दे दी, यानी कि पावर तो आपने बहुत दे दी लेकिन काम आपने उसको बहुत कम दिया, तो अब वो क्या करेगा, जो चीज़ उसके पास है उसकी बर्बादी यानी कि मिस यूज़ करेगा अपनी अथॉरिटी का, जो कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली है। एंड अदर केस आप ले लें, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दें और अथॉरिटी को क्या कर दें, कम कर दें, यानी कि हमने उसका काम का भार तो इतना दे दिया लेकिन आपने उसको पावर तो दी ही नहीं, तो इससे क्या होगा कि वो अपना काम को समय में पूरा नहीं कर पाएगा, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अब ये दोनों ही केस में आपने देखा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कहोगे अब इसका सोल्यूशन क्या है। एंड द सोल्यूशन इज़ कि हमें अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर ही रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये दोनों बराबर हो, यानी कि अगर एक इंसान को अगर हम अथॉरिटी दे दें तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे, और अगर एक इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें तो उसे कुछ डिसीजंस लेने की अथॉरिटी भी दे। अब मान लीजिए बॉस है, उन्होंने कहा कि परचेज डिपार्टमेंट में वो गए और परचेज डिपार्टमेंट के हेड से कहा कि इस बार तुम बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदना, ठीक है, रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का खरीदना, तो उन्होंने कहा ठीक है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई मैनेजर को परचेज डिपार्टमेंट के। एंड साथ में उन्होंने कहा कि जो भी तुम खरीदोगे ना उसके पैसे तुम मुझे सारा हिसाब देना, ठीक है, और पैसे मैं तुम्हें अभी नहीं दे रहा हूँ, तुम सारे हिसाब देना और सब कुछ मुझे एक एक चीज़ बताना आके, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने पैसे दिए ही नहीं उसे, ना पैसे दिए और उसको ये भी कह दिया कि भाई तुम एक एक चीज़ आके हम ही कोई बताते रहना, कोई प्रॉब्लम हो, कोई छोटी प्रॉब्लम हो, कोई डिसीजन लेना हो छोटा सा छोटा, तो तुम बॉस से लेना, तुम खुद कुछ नहीं लोगे। तो अब क्या हो गया, अब ये कहीं पर भी जाता था, कुछ चीज़ पसंद आती थी तो ये 2 मिनट यही सोचने में लगा देता था बॉस को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, फिर वहाँ से बॉस को फ़ोन करता था, बॉस बहुत बिजी होते थे, कभी बॉस का मूड ख़राब होता था तो बॉस उसे अच्छे से जवाब नहीं देते थे। इससे क्या होता है कि वो अपने काम को पूरा टाइमली नहीं कर पाता, फिर बॉस क्या उस पर चिल्लाने लगते हैं। तो वो क्या कहता है कि आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इतनी दे दी लेकिन आपने मुझे डिसीजन लेने की कुछ पावर दी ही नहीं कि मैं वहाँ पे खड़े खड़े कोई डिसीजन ले सकूँ। इसी कारण क्या हुआ कि मुझे मेरे काम को करने के लिए बहुत समय लग गया। अब आप बॉस समझ गए, ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, एक्चुअल में तो ऐसा कोई एम्प्लॉय अपने बॉस को नहीं बोलने वाला है। तो यहाँ पे यही हुआ कि परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर को काम तो मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, लेकिन अथॉरिटी नहीं दी बॉस ने बिल्कुल भी। तो यहाँ पे बॉस समझ गए और अगली बार उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसे दी और पावर भी थोड़ी दी कि वो अपने डिसीजन कुछ जगहों पे खुद ले सके। तो इससे क्या हुआ कि उनका काम भी टाइमली पूरा हो गया। अब अगर हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम देखना चाहें तो पहला है मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी। भाई जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होगी लिटरली हम उसकी क्या करेंगे, बर्बादी करेंगे। तो अथॉरिटी ज़्यादा है तो हम क्या करने वाले हैं, उसका मिसयूज़ करेंगे, ठीक है। खाली दिमाग शैतान का, खाली दिमाग क्योंकि उन्होंने उसको बॉस ने कोई काम ही नहीं दिया। अब बॉस ने जब तुम्हें कोई काम नहीं दिया, सिर्फ पावर ही पावर देती तो तुमने तो मिसयूज़ कर ही लेना है उसका। सेकेंड है डिले इन वर्क ड्यू टू लेस अथॉरिटी। अब काम में भी क्या होगा, डिले होगा जब अथॉरिटी कम होगी, यानी कि आप टाइमली काम को पूरा नहीं कर पाओगे अगर आपको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए और अथॉरिटी बहुत कम मिले। थर्ड है ओवर बर्डन विद वर्क विद एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ओवर बर्डन, यानी कि वो एम्प्लॉय के ऊपर एक बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर देगा, क्योंकि उसके पास कोई पावर है नहीं, से उसको काम ही काम करना है, तो वो समझ नहीं पाएगा, उसको मज़ा नहीं आएगा अपने काम करने में और उस काम को वो क्या फील करने लग जाएगा, अपने ऊपर एक बोझ फील करने लग जाएगा। अगर अब हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें तो पहला है नो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अगर हम दोनों को इक्वली चीज़ से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वल रखें तो हमें कोई भी मिस यूज़ अथॉरिटी का नहीं होगा, क्योंकि जितनी पावर है उतना काम भी है। दूसरा है नो डिले इन वर्क टाइमली अकम्प्लिशमेंट ऑफ वर्क, यानी कि अगर दोनों चीज़ें इक्वल होगी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो काम भी टाइमली पूरा हो जाएगा और जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। थर्ड है नो ओवर बर्डन ऑफ वर्क। अब अगर दोनों चीज़ इक्वल है तो एम्प्लॉय को मज़ा आएगा कि चलो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो कुछ पावर भी मिल गई जिससे वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, उसे बार बार बॉस के पास भागने की ज़रूरत नहीं है और बॉस की बुरी बातें सुनने की भी ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। तो हमें पता चाहे हमारी लाइफ हो या कोई काम हो, उसमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता है कि डिसिप्लिन होता क्या है, तो सब कोई अलग अलग डेफिनेशन देगा। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम मैनेजमेंट समझना चाहे तो डिसिप्लिन को हम ये 5 पॉइंट से समझ सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट है हमारे पास फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, यानी कि एम्प्लॉय को जो भी कंपनी ने दिए हैं कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी रूल्स और रेगुलेशन बताए हैं, तो एम्प्लॉय की ड्यूटी पड़ती है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट को समझे। और साथ ही साथ मैनेजर की भी ये ड्यूटी होती है कि जो भी एम्प्लॉय एग्रीमेंट में रूल्स और रेगुलेशन बताए गए हैं वो भी उसे फॉलो अप कराए एम्प्लॉयज़ के द्वारा। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, यानी कि 3 लेवल ऑफ होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं हमारे पास मैनेजमेंट में। तो वो तीनों ही लेवल्स में क्या होते हैं, एक सुपीरियर्स होते हैं। तो सुपीरियर्स क्या हो, अच्छे हो, ताकि वो अपने लेवल का अच्छे से ध्यान रख पाए। थर्ड है क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर। तो क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि सबॉर्डिनेट को जो भी आप टर्म्स और कंडीशन बता रहे हैं उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट हो जिसमें वो खुद पढ़े और साइन कर ले, ताकि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ना आप चीटिंग करें, ना सबॉर्डिनेट आपसे चीटिंग कर पाए। तो ऐसा आपको करना है। फिर है मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल, यानी कि हर लेवल की कोई ना कोई ड्यूटी होगी, कोई ना कोई कमिटमेंट होगा जो कि उसने कंपनी से किया होगा, और उस कमिटमेंट को टाइमली पूरा करवाना भी डिसिप्लिन के अंदर ही आता है। देन है जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, यानी कि हम किसी को भी फेवर अप ना करें कि जो हमें पसंद है उसे माफ़ कर दिया और जो नहीं पसंद है उसे डबल पेनल्टी लगा दी। तो जो कंपनी का रूल है वो सबके लिए होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर लेट कमर्स की बात की जाए तो अगर कंपनी कहती है कि 50% सैलरी कट हो जाएगी अगर आप लेट होते हैं, तो अगर आप चाहे वो फिर खुद बॉस हो, खुद बड़े मैनेजर हो या फिर कोई भी हो, तो उनका साथ भी ऐसा होना चाहिए, ना कि केवल सिर्फ छोटे एम्प्लॉयज़ के साथ ही। ठीक है, तो पेनल्टीज़ को भी अच्छे से, जो उसका रूल है उसको हर इंसान के ऊपर फॉलो करना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि डिसिप्लिन एक मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। सो डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कोई भी चीज़ में डिसिप्लिन नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद उस काम में क्या होने वाली है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लोगों के आपस में डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे, कंपनी को समझ ही नहीं आ पाएगा कि एक्चुअल उसकी फॉल्ट कहाँ पर हुई है। तो इसलिए डिसिप्लिन हमें शुरू से ही कंपनी में मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे डेकोरम जो है कंपनी का वो बना रहेगा। अब अगर हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करें तो पॉजिटिव इफेक्ट्स है सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो हमें पता ही है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे कि आपका स्कूल या हॉस्पिटल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, तो सिस्टमैटिक वर्किंग होगी अगर डिसिप्लिन चल रहा है, यानी कि अगर सबको पता है, सबको रूल्स रेगुलेशन अच्छे से फॉलो अप हो रहे होंगे तो हर काम सिस्टमैटिक होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, डिसिप्लिन ना हुआ, तो क्या होगा, डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन एंड चाउस, यानी कि काम में कोई भी सिस्टमैटिक पना नहीं रहेगा, सब काम ऊपर नीचे उल्टे सीधे, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक अपनी मर्जी से करेगा। अब सोचिए स्कूल में अगर आपका रूल ना हो कि आपको 8 बजे स्कूल जाना है, तो पता चला कोई 10 बजे जा रहा है, कोई 2 बजे जा रहा है, तो क्या होगा, डिसऑर्डर, काम का कन्फ्यूजन हो जाएगी, लोगों के बीच कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, और जहाँ कन्फ्यूजन हुई वहाँ पे बहसबाजी तो हो ही जाएगी, यानी कि चाउस। अब पॉजिटिव इफेक्ट सेकंड है इंप्रूव एफिशिएंसी। अगर डिसिप्लिन होगा तो इंप्रूव एफिशिएंसी, यानी कि काम में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों मिल रहे हैं, यानी काम समय में पूरा होगा और कोई भी वेस्टेज नहीं होगी रिसोर्स की। और अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, वर्क में होने वाली डिले ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि काम में इफेक्टिवनेस नहीं दिखेगी, काम टाइमली पूरा नहीं होगा। पॉजिटिव इफेक्ट का थर्ड है नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, यानी कि कोई भी वेस्टेज रिसोर्स की नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि सारा काम सिस्टमैटिक ढंग से होगा, हर किसी को पता है क्या करना है, हर किसी को रूल्स एंड रेगुलेशन का पता है, तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑलरेडी हमें पता है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होना तो जायज़ ही है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड का। यूनिटी ऑफ कमांड से हमारा क्या मतलब है, चलिए पढ़ते हैं। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली, बिकॉज इफ ही रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस देन ही विल गेट कन्फ्यूज्ड एंड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हुज ऑर्डर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन में, अभी आप नीचे इमेज में भी आप देख सकते हो, तो पहला इमेज आप देखिए कि एक क्या है, हमारे पास सुपीरियर है। ठीक है, ये हमारे पास सुपीरियर्स है, एक सुपीरियर है, और या दूसरी इमेज में देखिए तो 3 सुपीरियर्स है। ठीक है, अब एक सुपीरियर है और उसके अंदर ये सारे लोग क्या करते हैं, काम कर रहे हैं। तो ये एक सुपीरियर ही इतने लोगों को क्या कर रहा है, अच्छे से मैनेज कर रहा है, और इन लोगों को भी पता है कि उन्हें एक ही सुपीरियर की बात माननी है। सिमिलरली अब दूसरा केस क्या हो गया कि यहाँ पर भी सारे क्या है, सबॉर्डिनेट्स हैं, और ये सारे क्या हैं, 3 सुपीरियर हो गए। यहाँ पर एक था तो सही था, यहाँ पर क्या होगा, 3। अब यहाँ 3 हो गए तो 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, यानी कि क्या होने वाला है यहाँ पर, अब
सबॉर्डिनेट तो उतना ही है। अब 3 सुपीरियर हो गए, तीनों हर एक सबॉर्डिनेट को अपने हिसाब से दे रहे हैं काम। अब एक सबॉर्डिनेट था जो एक टाइम पे एक ही सुपीरियर का काम ले रहा था, अब यहाँ पे क्या है, वही एक सबॉर्डिनेट एक टाइम पे 3 सुपीरियर्स का काम ले रहा है। अब उसे समझ नहीं आएगा कि कौन से सुपीरियर का काम सबसे पहले किया जाए। अब इसे और अगर अच्छे से आपको समझना है तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, इफ़ एम्प्लॉय ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज आस्क्ड टू गो स्लो इन प्रोडक्शन टू मेंटेन क्वालिटी इंस्टेड बाय द प्रोडक्शन इंचार्ज। अब क्या एक एम्प्लॉय होता है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है और वो अपने हेड से ये ऑर्डर पाता है कि उन्हें अपने प्रोडक्शन को स्लो करना है, यानी कि आराम से प्रोडक्शन करना है ताकि क्वालिटी मेंटेन हो सके। अब नेक्स्ट केस देखिए, एंड सेल्स इंचार्ज इंस्ट्रक्ट द एम्प्लॉय टू फास्टन द प्रोडक्शन टू मीट द पेंडिंग ऑर्डर। अब अल्टरनेटली क्या होता है, वही एम्प्लॉय फिर जा रहा होता है कहीं, वहाँ पे उसे सेल्स का हेड मिल जाता है और सेल्स का हेड उस एम्प्लॉय को कहता है कि तुम जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करो ताकि जो भी हमने ऑर्डर्स लिए हैं उसे टाइमली पूरा हम कर सकें। इन दिस सिचुएशन एम्प्लॉयज विल गेट कंफ्यूज एज टू हुज इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय हिम फर्स्ट। ठीक है, तो क्या होता है, अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को 2 हेड दे देते हैं एक ही टाइम पे अलग अलग ऑर्डर। अब वो समझ नहीं पाता कि किसका ऑर्डर वो सबसे पहले पूरा करे। अब वो कंफ्यूज हो जाता है। अब जहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी वहाँ पे वर्क में क्या होगा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी नहीं मिलने वाली है। सो यहाँ पर भी यही होता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का सिंपल सा मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय को एक ही हेड क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, ऑर्डर देगा। क्योंकि अगर वो एक एम्प्लॉय को 3-4 लोग साथ में मिलकर इंस्ट्रक्शन देने लग जाएंगे तो इससे क्या होगा, काम और टाइम दोनों की बर्बादी होनी निश्चित है और कंपनी को लॉस हो जाएगा और मैनेजमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये है यूनिटी ऑफ कमांड का मीन्स। अब इसके अगर पॉजिटिव इफेक्ट्स देखें तो पहला है नो कन्फ्यूजन, यानी कि अगर एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से मिल रहे हैं सारे कमांड्स तो इसमें उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, उसे पता होगा कि जिससे उसको ऑर्डर मिल रहे हैं उसको वही काम पूरा करना है। दूसरा है नो ईगो क्लैशेस, यानी कि कोई ईगो का क्लैशेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही सुपीरियर है और चाहे फिर उसके अंदर 3-4 एम्प्लॉय क्यों ना हो, तो सुपीरियर्स के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने वाला है क्योंकि वो सिंगल खुद ही है। थर्ड है इम्प्रूव इफेक्टिवनेस, यानी कि काम को समय में पूरा कर लिया जाएगा। चौथा है एम्प्लॉयज़ नॉट गेट चांस ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज। अब कभी कभी कुछ एम्प्लॉयज़ काम चोरी वाले होते हैं, उन्हें ना काम चोरी करना बहुत पसंद होता है। तो ऐसे काम चोरी वर्कर्स क्या होते हैं, अगर यूनिटी ऑफ कमांड लागू कर दिया जाए तो उन्हें कोई मतलब रीज़न ही नहीं मिलता कि वो कोई काम को क्या करने से छूट पाए। अब कैसे, मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, उसके ऊपर सिर्फ एक ही हेड है, उसको एक ही इंस्ट्रक्शन मिला तो उसको ज़बरदस्ती करना पड़ जाएगा। अब मान लीजिए एक एम्प्लॉय, उसको 3 लोगों से काम मिल गया, वो कहेगा यार छोड़ो क्या करना है करके, कोई पूछेगा तो कह देंगे कि उनका काम कर रहे थे हम। ठीक है, तो ऐसे वो कोई भी काम नहीं करेगा। अब अगर यूनिटी ऑफ कमांड ना हो तो क्या होता है, तो पहला है कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज़। भाई अगर एक एम्प्लॉय को 3 लोगों से या 3 से ज़्यादा लोगों से क्या मिलने लग जाए, ऑर्डर मिलने लग जाए, तो ऑलरेडी वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किसका काम पहले करे। दूसरा ईगो क्लैशेज अमंग द डिफरेंट सुपीरियर्स। अब 3 सुपीरियर्स हैं, ठीक है, वो अपने आप को बड़े माहिर और राजा महाराजा समझ रहे हैं कंपनी के, तो क्या होगा, वो आपस में लड़ झगड़ पड़ेंगे। वो कहेंगे तुम्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता है, तुम चुप करो। तो वो क्या होगा कि वो तीनों आपस में ही लड़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ईगो के क्लैशेस होने शुरू हो जाएंगे। फिर क्या, डिफिकल्ट इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन में डिफिकल्टी हो जाएगी। डिसिप्लिन अभी हमने पढ़ा क्या होता है, उसको कंपनी में मेंटेन करना कितना ज़रूरी होता है, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा। फिर एम्प्लॉयज़ गेट चांस ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। अब एम्प्लॉयज़ को भी बहाना मिल जाएगा कि वो काम से क्या कर सके, छुटकारा पा सके। क्यों? क्योंकि वो आसानी से कह देंगे कि भाई आपका काम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम सेल्स डिपार्टमेंट का काम कर रहे थे, और वो सेल्स का हेड मिलेगा तो कहेगा हम आपका काम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम परचेज डिपार्टमेंट का काम कर रहे थे। तो ऐसे एम्प्लॉय को एक्सक्यूज़ करने का यानी कि बहाना मारने का मौका मिल जाएगा। सो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स में थम्स अप करिए। एंड आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि आप मुझे बताएंगे कि हेनरी फ्योल सर को फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट क्यों बोलते हैं। यानी कि योर क्वेश्चन इज़ कि वाई हेनरी फ्योल called father of management studies and thoughts. So I repeat my question, हेनरी फ्योल को हम father of management studies and thoughts क्यों बोलते हैं, यानी कि why we are called father of management studies and thoughts to हेनरी फ्योल। तो इसके 3 रीजंस हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिए थे। इसका फटाफट से आप आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, और गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए, और फ्री नोट्स पाइए पर्सनली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो कि लर्निंग मंत्रास आपको प्रोवाइड करने वाला है। सो टेक केयर योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।